Hello everyone, welcome to Khatri's Voices. First of all, I would like to thank all the viewers who has subscribed my channel. सबसे पहले मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने कम समय में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. थैंक यू अगेन. ओके, नाउ सी व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे. आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? वी आर गोइंग टू डू idioms and phrases. We are going to do idioms and phrases. What are idioms and phrases? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है ना, whenever I ask some question to the students, उनको यही नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, सबसे पहले आपको टॉपिक समझना है कि हमारा टॉपिक क्या है. ठीक है, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो आगे चलना बेवकूफी है. चलिए देखिए, idioms and phrases. हमने हिंदी में आपने पढ़ा होगा मुहावरे और लोकोक्तियां, है ना. मुहावरे जो होते हैं वैसे ही इंग्लिश में इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं जो किसी भी राइटिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं. ठीक है, कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे. चलिए सबसे पहले देखिए, वेयर द मीनिंग ऑफ द होल फ्रेज. एक पूरा फ्रेज है. फ्रेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना. इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच डजंट हैव इट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ये इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना. सी आई विल से आई वेंट टू द पार्क. आई वेंट टू द पार्क, इट्स ए सेंटेंस, पूरा सेंस आ रहा है इसमें, मैं पार्क में गया. लेकिन इफ आई विल ऐड आई वेंट टू द पार्क इन द इवनिंग, तो ये इन द इवनिंग क्या है बेटा? ये एक फ्रेज है. ठीक है, आई वेंट टू द पार्क इन द मॉर्निंग. हम बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स ए फ्रेज. तो वेयर द मीनिंग ऑफ द होल फ्रेज, कोई एक छोटा सा फ्रेज है जहां 2 या 3 4 5 वर्ड्स हैं, ठीक है ना, एक फ्रेज है, इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग. वो जो लिखा गया है, ठीक है ना, उसका मीनिंग वो ना होके, ठीक है ना, कुछ और हो, उसको बोलते हैं बेटा इडियम्स. ओके, जो इंडिविजुअल वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जहां जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो ना होके उसका मीनिंग कुछ और हो, ठीक है, दैट इज इडियम्स. ओके, जैसे सपोज आई विल गिव यू वन एग्जांपल. उससे पहले देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आएंगे ही आएंगे और आते हैं, ठीक है ना. 2 या 3 100% पूछे जाते हैं, ठीक है. एंड देयर आर लॉट ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस. वी विल ट्राई टू डू मैक्सिमम इन दीस 2 और 3 वीडियोस. ओके, और अगर 2 या 3 में नहीं तो आगे डालते रहेंगे, थोड़ा वेट करके बीच में कुछ और टॉपिक उठाएंगे. और फिर क्योंकि देखो ये चीजें हैं धीरे धीरे याद करने की, आप इनको समझो पहले. अगर आपको इनका मीनिंग पता चल गया तो आपको एक ऐसी आदत हो जाएगी कि आपने जो कभी नहीं पढ़ा कोई इडियम और फ्रेज, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका मीनिंग ये हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्स में आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, 1 2 3, और यू कैन से ए बी सी और डी. उन 4 में से 2 तो हमेशा ऐसे मिलेंगे बेटा जिनको आप क्या कर सकते हैं कि हाँ ये तो होंगे नहीं, ये तो साफ दिखाई देता है, इनका मीनिंग ये नहीं हो सकता. रह गए सिर्फ 2. अब उनमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई इसका जो हिडन मीनिंग है, ठीक है, व्हाट ही वांट्स टू से, वो क्या कहना चाहता है, इनमें से कोई एक हो सकता है. चलिए ठीक है. ओके, नाउ लेट मी रेज इट. ओके, सो हमें इडियम्स का पता चल गया, ठीक है. और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं बेटा, एक 10th 11th 12th और कॉलेज का स्टूडेंट इनको किस में यूज कर सकता है? अपने राइटिंग सेक्शन में. व्हेन इज गोइंग टू राइट ए लेटर और इन एप्लीकेशन, आर्टिकल, नोटिस, स्पीच, डिबेट, कहीं पर भी इनको वो यूज कर सकता है. लेकिन अगर उन्हें पता है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स कि आप इनको कहां यूज कर सकते हैं एक अच्छे जगह पर. ओके, तो पता चल गया इडियम्स क्या होते हैं बेटा? एक ऐसा पूरा फ्रेज, ठीक है ना, जो हमें यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो ना हो कि उसका कोई दूसरा मीनिंग आए, लिटरल मीनिंग को छोड़कर कोई और ए डिफरेंट मीनिंग इट टेल्स, इट इज इडियम. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्टार्ट करने से पहले. सी, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है. कैसे? एक बच्चे ने लिखा इट इज रेनिंग हैवीली, मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हैवीली. दूसरे बच्चे ने कैसे लिखा इस सेंटेंस को? इट इज रेनिंग cats and dogs, है ना बेटा, they are the same. इनका मतलब यही है. It is raining cats and dog. ऐसा तो नहीं है कि भाई
किसकी? कुत्तों की और बिल्लियों की बारिश हो रही है? नहीं, ऐसे देखा मीनिंग तो ये आएगा कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते बिल्लियों की बारिश होती है। कभी हुई है? नहीं, तो होगी भी नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग ही कुछ और है। कैट्स एंड डॉग्स मींस हैवीली, मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, अब टीचर ने एक तो ये सेंटेंस देखा और एक ये देखा, इंप्रेशन बढ़ा ना, तो दे हेल्प्स टू क्रिएट योर इंप्रेशन इन योर राइटिंग स्टाइल। आपके लिखने की कला को और ज्यादा सुंदर और ज्यादा मजबूत बनाते हैं idioms. Okay, now you can take a screenshot of this. Then we are going to start some more idioms and phrases. We are going, at least today in this video, we are going to discuss more than 20 or 20 idioms and phrases, जो आपको इस तरीके से समझाए जाएंगे बेटा कि आपको कभी भी कहीं भी उनको कहां किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपको बताया जाएगा, और सबसे सिंपलेस्ट वे में। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए बेटा, now we do the idioms. Okay, we are going to do 20 to 25 idioms today in this class. So see the first 3 idioms we are going to discuss. We will do 3 or 4. Okay, I will not write 10 एक साथ लिख दिए और इनको फटाफट समझा दिया, नहीं, हमें इनको अपने दिमाग में बिठाना है। कैसे? See, first one is to kick the bucket. To किक द बकेट। अब देखो इसका मीनिंग क्या दिखाई देता है। बकेट मीन्स बाल्टी, किक मतलब लात मारना, किसी बाल्टी को लात मारना, मतलब तो यही है ना, लेकिन इसका मीनिंग तो कुछ और ही होगा, क्योंकि हमने इडियम्स में वही पढ़ा है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, किक द बकेट, आई विल टेल यू द राइट मीनिंग इज टू डाई। किक द बकेट मीन्स टू डाई। अब देखो इसको कैसे याद करना है। देखो आपने एक मूवी देखी होगी धमाल, है ना, उसमें कुछ कैरेक्टर है, 4-5 कैरेक्टर है, उसमें दे वर गोइंग समवेयर, तभी उनको दिखता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना, और एक बूढ़ा आदमी वहां पर पड़ा हुआ है, और बूढ़ा आदमी जैसे वो भी उसका एक्सीडेंट हो गया, ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है, तो एक दो देयर आर 2 कैरेक्टर्स, आदि और मानव, उनमें से एक बेवकूफ एक चालाक सा दिखाई देता है, ठीक है ना, तो कहता है कि जल्दी से भाग के इसके लिए पानी लेके आओ, तो अपनी एक बाल्टी उठाता है और पानी लेने के लिए चला जाता है। जब तक वो आता है तो तब वो उस मूवी में बताया कि वो बताता है कि मैंने एक बड़े से डब्लू के नीचे सोना छुपा रखा है, याद आया, ठीक है, और ये कहकर वो क्या करता है, तभी वो पानी लेके आता है, बाल्टी को उसके पास रख देता है, ठीक है, जैसे भाई, और जैसे आदमी वो तड़पता है और उसका पैर बाल्टी से लगता है और बाल्टी कहां चली जाती है, खाई में, किक लगी और बाल्टी खाई में गई, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो मर गया। ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि भाई जैसे हीरोइन प्रार्थना कर रही है, ठीक है ना, कि मेरे हीरो को बचाना, और तभी क्या होता है, दिया बुझ जाता है। दिया बुझना मीन्स हीरो का हैप्पी बर्थडे हो गया, हीरो मर गया, ठीक है। या फिर ऐसे होता है कि हाथों में फूल गिरते हैं देवी की मूर्ति से, ओह उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये जो मूवीज दिखाई जाती है उनमें कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कुछ मैसेज छुपे होते हैं, और ये सिर्फ उसका ये दिखाने का मतलब नहीं था कि बूढ़े आदमी ने मरते वक्त लात मारी बाल्टी को और नीचे गिरी, नहीं, उसने किक द बकेट ये करके वो मर गया। डायरेक्टर ने ये दिखाना चाहा है कि किक द बकेट का मतलब क्या होता है, बाल्टी को लात मारना, यानी कि टू डाई। आगे बात समझ में, किक द बकेट टू डाई, और हमने ये उस मूवी के थ्रू समझ लिया। अब देखिए व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट सबको पता है कि देखो आजकल हाथी दिखाई नहीं देते, हम जब छोटे थे गांव में तो वही हाथी एक दो आते थे गांव में, कुछ घूमने फिरने, मतलब घूमने फिरने यानी कि एक महावत आता था, उसको लेके आता था, अपना चून वगैरह या आटा वगैरह रोटी वगैरह लेके चला जाता था, कुछ बच्चों को सवारी कराता था, 1-2 पैसे ले लिए, उसकी थोड़ी दूर तक सवारी करा दी, ठीक है ना। बड़े आजकल तो हाथी दिखाई नहीं देते, और ऊपर से तो मैंने लिख दिया व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। सफेद हाथी तो वैसे ही दे आर वेरी रेयर, दिखाई नहीं देते, है ही नहीं, ठीक है ना। तो मान लो मैंने एक सफेद हाथी खरीद भी लिया, ठीक है ना, बड़ा महंगा होगा, क्योंकि हाथी मिलना मुश्किल है, सफेद हाथी मिलना तो बहुत मुश्किल है, यानी कि मैंने उसे खरीदा तो वो कैसा हो गया, एक्सपेंसिव। कैसा हो गया बेटा, EXPENSIVE, वो क्या हो गया, सफेद हाथी, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। चलो मैंने खरीद भी लिया, अगर मैं हाथी की बजाय, ठीक है, कोई गाय खरीदता, भैंस खरीदता, कम से कम दूध तो देती, मक्खन निकलता, लस्सी बनती, ठीक है ना, दही जमती, लेकिन हाथी का क्या फायदा, सिर्फ थोड़ी बहुत सवारी करने के लिए, यानी कि मैंने पैसे भी लगाए लेकिन इट इज यूजलेस, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, किसी फायदे का नहीं ये सफेद हाथी मेरे लिए, ठीक है ना। सपोज मैं बहुत महंगी कार खरीदी, आई परचेज्ड ए
वेरी एक्सपेंसिव कार, बट थोड़े दिनों में वो खराब हो गई, बंद हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्त ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा द कार इज ए व्हाइट एलिफेंट फॉर मी, मेरे लिए ये एक व्हाइट एलिफेंट है, मींस इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस। एक्सपेंसिव बट यूजलेस, महंगी ले ली लेकिन कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे द कार प्रूव्ड टू बी ए व्हाइट एलिफेंट फॉर मी, यानी कि एक्सपेंसिव ऊपर से बेकार, यूजलेस। तो समझ गए बेटा व्हाइट एलिफेंट, हाउ टू यूज इट। नाउ द थर्ड वन इज ए फेयर वेदर फ्रेंड। सी द वर्ड वेदर, मौसम। कैसा मौसम है? अच्छा मौसम है, ठीक है ना, फेयर वेदर। अगर मौसम अच्छा है, ठीक है, तो आपके दोस्त आपके साथ है, फ्रेंड ऐसे लगेंगे, ठीक है ना। और मौसम खराब है, सब छोड़कर भाग गए, ठीक है, नहीं भाई मैं तो घर जा रहा हूं, ठीक है, अपनी छतरी लेके वो भाग गया, आपको छोड़ गया बारिश में भीगने के लिए, ठीक है। लेकिन फेयर, अच्छा मौसम है, अच्छे मौसम के दोस्त, कहने का मतलब वो दोस्त जो आपकी समृद्धि में, आपकी प्रोस्पेरिटी में, आपके अच्छे वक्त में आपके साथ है, ठीक है ना। तो वी कैन राइट ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए फ्रेंड, a friend, F-R-I-E-N-D, sorry, a friend of good time, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं a friend who is with you in your prosperity, P-R-O-S-P-E-R-I-T-Y, prosperity होता है बेटा समृद्ध, अच्छे वक्त में, जब आपके पास धन है, दौलत है, तो आपका दोस्त है। लेकिन अच्छा, प्रोस्पेरिटी का ऑपोजिट, जब आपके दुख में, जब आप दुख में हो, तो उसको बोलते हैं बेटा एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्स होता है ना उल्टा, ठीक है ना, उल्टा वक्त चल पड़ा तो दोस्त छोड़कर चले गए। प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है, तो आपके पास रहे। तो ए फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि एक ऐसा दोस्त जो आपके अच्छे वक्त में आपके साथ था, लेकिन बुरे वक्त में आपको छोड़कर चला गया, ठीक है ना। मैंने कुछ गाना सुना था, ठीक है ना, उसमें ऐसे ही कुछ वर्ड्स थे, ठीक है ना, बैरी के ग्रुप में पाल रखे कुछ ऐसे दोस्त, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो सिमिलरली ए फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि मैंने अपने ग्रुप में कुछ ऐसे दोस्त रखे थे जो मेरे अच्छे वक्त के साथी थे, और बुरे वक्त में दे लेफ्ट मी, दे वर ए फेयर वेदर फ्रेंड। गॉट इट? तो तीनों समझ में आ गए बेटा। किक द बकेट, बाल्टी को लात मारना, अकॉर्डिंग टू द मूवी, ध्यान रखिए, बाल्टी को लाना, मर गया था, टू डाई। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सी। एक बच्चे ने लिखा, जैसे सपोज हम रिपोर्ट लिखते हैं या कोई भी एक आर्टिकल लिखते हैं, एस्से लिखते हैं, ठीक है, लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें सपोज एक आ गया कि भाई कल हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी मर गया, ठीक है ना। वी विल राइट yesterday an old man died in our neighborhood, है ना। प्रिंसिपल ने पूछा बेटा कल क्यों नहीं आए? उसने कहा सर हमारे पड़ोस में एक दादाजी थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो एक्सपायर हो गए, तो मैं नहीं आ पाया, ठीक है। तो yesterday an old man died in our neighborhood, अब ये died वर्ड है, you can exchange with it, क्या? yesterday an old man, मैंने died की जगह क्या लिख दिया बेटा? kicked the bucket, क्योंकि past tense है तो आपको kick को आप क्या करोगे? kicked the bucket last night, और yesterday an old man kicked the bucket in our neighborhood। एक तो आप die लिखो और एक आप लिखो kick the bucket, तो है ना डिफरेंस है, इफेक्टिवनेस ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज में लिख सकते हो इन वर्ड्स को, ठीक है ना। जैसे व्हाइट एलिफेंट का बताया था, द कार प्रूव्ड टू बी अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी, ठीक है ना। ए फेयर वेदर फ्रेंड, आई हैव सम फेयर वेदर फ्रेंड्स, मेरे कुछ अच्छे वक्त के दोस्त थे, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब वो दोस्त जो सिर्फ आपके अच्छे वक्त में है, द वन हु हेल्प यू, सॉरी नॉट हेल्प यू, हु आर विद यू इन द टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी, आपके अच्छे वक्त में आपके साथ है, बुरे वक्त में दे लेफ्ट यू। तो अभी यहां दो वर्ड्स भी याद हो गए, प्रोस्पेरिटी समृद्ध, और उसका उल्टा अपोजिट क्या होता है बेटा? बुरा वक्त। अच्छा वक्त प्रोस्पेरिटी, और एडवर्सिटी बुरा वक्त। तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज थ्री idioms. Okay, now these are the next three idioms. पहले तीन हमने कर ली, अब अगली तीन हम करते हैं बेटा विद इन फ्यू मिनट्स। देखिए, एट द 11th hour, एट द 11th hour, या ऐसे सोचा जाएगा तो सी हमारी, ठीक है ना, इन ए क्लॉक देयर आर हाउ मेनी? 12, 1, oh sorry 3, 6 and 9 ऐसे बटे होते हैं, ठीक है। मैंने बच्चों को कहा कि बेटा
आपके पास आज का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, वैसे इसमें तो 12 ही, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया, मैंने कोई काम दिया यहाँ से कि आपको ये काम करना है और मुझे सबमिट करना है। कुछ अच्छे बच्चे थे, उन्होंने तो 2 बजे सबमिट कर दिया, और थोड़े मीडियोकर्स थे, उन्होंने 3 या 4 बजे तक सबमिट कर दिया। नालायक बच्चों ने भी 6 बजे तक लास्ट तक सभी ने सबमिट कर दिया, ठीक है काम। लेकिन एक बच्चा रह गया, आदित्य, कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। आदित्य आ रहा मेरे पास रात को 11 बजे, ठीक है ना, दिन में 11 बजे, रात को 11 बजे की, या कहने का मतलब कि 12 बजने वाले हैं, लास्ट टाइम था, लेकिन वो मुझे 11 साढ़े 11 बजे काम देने आ रहा, सब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो लास्ट मोमेंट पे आया वो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, एट द 11th आवर, ठीक है ना। तो ऐसे याद करेंगे, एट द 11th आवर का मतलब एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी क्षणों में आप अपना काम देने आ रहे हो। 11th आवर पे 12 ही है यहाँ पर, तो 12 के बाद फिर दोबारा एक, ठीक है ना। दे हैव सबमिटेड ऑल बट वन इज कमिंग एट द लास्ट टाइम, एट द लास्ट मोमेंट, दैट इज 11th आवर। तो 11th आवर का मतलब होता है बेटा एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है ना। हम इसको यूज कर सकते हैं कि मैंने आपको इतने बजे बुलवाया था और आप अब आ रहे हो, यू आर कमिंग एट द लास्ट आवर, ओके, एट द 11th आवर। इन दिस वे यू कैन यूज द idiom। नेक्स्ट इज at 6 and 7। at 6 and 7 का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है ना। देखो, इट्स ए फ्रेज और यू कैन से इट्स एन इडियम। 6 and 7, मैं उसके कमरे में गया तो सब इधर उधर पकड़ गिरा हुआ था, सब कुछ बिखरा हुआ था इधर उधर, ठीक है ना। एवरीथिंग वाज एट 6 and 7, ठीक है ना, सबके 6-7 बजे हुए थे। तो यू कैन से एट 6 and 7 का मतलब इन एन इर्रेगुलर वे, इन एन इरेगुलर वे, कोई चीज इरेगुलर डिसऑर्डर में होती है, ठीक है ना, ऑर्डर में नहीं लिखी गई, सब इधर उधर बिखरी पड़ी है। दे आर एट 6 and 7, ठीक है ना, उनके 6 बजे हुए हैं, 7 बजे हुए हैं। यू कैन लर्न इन दिस वे। तो एट 6 and 7 मींस इन एन इरेगुलर वे, कोई चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है, अस्त व्यस्त है, कोई ऐसे सेट करके नहीं लिखी गई। तो व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम आई सॉ दैट एवरीथिंग वाज एट 6 and 7, यानी कि सब कुछ बिखरा पड़ा था, इरेगुलर वे में था, कोई चीज डिसऑर्डर में, सॉरी, कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं लिखी गई थी, सब फैली हुई थी, बिखरी हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम आई सॉ दैट एवरीथिंग वाज एट 6 and 7। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ वन, रीड बिटवीन द लाइंस। सी देयर आर सम लाइंस, ओके, मैंने यहां लिख दिया ABC, ठीक है ना, DEF HIJK, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो मैंने कहा अभी पढ़ो, रीड बिटवीन द लाइंस। अब आपने पढ़ा ये रहा, सर यहां तो कुछ है ही नहीं, इस लाइन में तो कुछ है ही नहीं, क्या पढ़ूं। इस लाइन में मैंने पढ़ दिया DEF, ओके, यहां क्या है, अरे जी कहां है, छुपा हुआ है, हिडन। आपको पहचानना है कि मैंने इन लाइन में क्या लिखा है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब कि भाई लाइनों के बीच में तो कुछ है नहीं, क्या पढ़ूं मैं, नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा लाइनों के बीच में। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब ध्यान से पढ़ो, कुछ ना कुछ मिलेगा, समथिंग दैट इज हिडन और सीक्रेट, ओके। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब समथिंग हिडन, something hidden or having a secret, है ना, something hidden, कुछ छुपा हुआ है, ठीक है ना, something is having a secret between these। तो read between the lines, लाइन के बीच में देखो कुछ ना कुछ मिलेगा, लाइन के बीच में पढ़ो, read between the lines, there is something hidden in it, उनमें कुछ छुपा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। तो read between the lines का मतलब होता है कि लाइनों के बीच में देखो कुछ है तो नहीं, कुछ छुपा तो नहीं है, is there something hidden। तो read between the lines का मतलब होता है बेटा something that is hidden or secret। तो these are the 4, 5 and 6, 3 more phrases we have done at the 11th or last moment पे, at the last moment। Why are you submitting these projects at the last hour, at the 11th hour, okay। So at 6 and 7 यानी कि irregular way में, disorder way में, okay, when I went there everything was at 6 and 7। read between the lines, read between the lines, something is hidden in them, okay। तो यानी कि something that is hidden, okay। take a screenshot of these also beta, okay।
Let's now do the next four. We have done six. Now these are the next four idioms. इनको ध्यान से समझना बेटा. देखो सेवंथ है हमारी कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग. कोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कीमत. एक हाथ और एक पैर की कीमत. सी हमें इसको ऐसे समझना चाहिए. हमारी बॉडी पार्ट्स दे आर वेरी प्रीसियस, बहुत ही कीमती. एक हाथ कट गया तो हमें ही पता है, ठीक है ना, कि हम कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हाउ प्रीसियस दे आर. तो सपोज मैंने कोई महंगा बंगला खरीदा, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है ना, एक ही दिन में ऐसा लगा कि पता नहीं के पास ये पैसा आया कहां से, ठीक है ना. तो आई कैन से आई हैव टू कोस्ट, ठीक है ना, मुझे कीमत देनी पड़ी है एक हाथ और एक पैर की, ठीक है ना. यानी कि मैंने अपना एक हाथ और एक पैर बेच के, ठीक है ना, इनकी कीमत चुकाई है. कहने का मतलब टू बी वेरी एक्सपेंसिव. टू बी वेरी एक्सपेंसिव. अगर मैंने एक बंगला या एक कार खरीदी है, ठीक है ना, तो मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी है. किस चीज की कीमत चुकानी पड़ी? एक हाथ और एक पैर की, ठीक है ना. हाथ और पैर कितने एक्सपेंसिव हैं, दे आर वेरी प्रीसियस, ठीक है ना. तो कोई भी चीज है दैट इज इफ वी विल से कोस्ट एन आर्म एंड लेग, ठीक है, इसकी कीमत तो इतने जितना आपका एक हाथ और एक पैर, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव. टू बी वेरी एक्सपेंसिव. ओके. अंडर द वेदर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ए फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है ना, एक अच्छे मौसम का दोस्त, यानी कि ए फ्रेंड हु इज विद अस इन आवर प्रोस्पेरिटी. लेकिन ये है अंडर द वेदर, ठीक है ना भाई. ये लोग बारिश हो रही है, ठीक है ना, उसके नीचे हम चले जा रहे हैं, भीग रहे हैं, नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन हम उस मौसम के नीचे आ गए, हम बारिश में भीग गए, बारिश में भीग गए, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, ठीक है ना, ठंड लग गई, ठंड से बुखार बन गया. कहने का मतलब हम बीमार पड़ गए. वी आर अंडर द वेदर, हम वेदर की चपेट में आ गए, उसके नीचे आ गए, और हम क्या हो गए बेटा? हम हो गए सिक. और वी कैन से दैट यू आर अनवेल, आप बीमार पड़ गए, ठीक है ना. तो इसका मतलब हो गया टू फील अनवेल और टू फील सिक, टू बी सिक. अंडर द वेदर, मौसम के नीचे आ गए, उसकी चपेट में आ गए, बीमार हो गए. तो टू फील अनवेल और सिक, ये हो गया अंडर द वेदर. अब चलिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है ना. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मान लो जैक एक लड़का है, ठीक है ना, उसको सारे ट्रेड्स आते हैं, सारे काम आते हैं, ठीक है ना. भाई मैकेनिक का भी काम कर लेता है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत वो कंप्यूटर का काम भी आता है उसे, वो टाइपिंग वगैरह भी कर देता है, ठीक है ना, बहुत सारे काम कर लेता है वो, ठीक है. लेकिन एक्सपर्ट नहीं है किसी भी काम में, बस वो खाना पूर्ति कर देता है, ठीक है ना, उस काम को हाँ कंप्लीट कर ही देता है, ऐसे वैसे करके, कैसे ना कैसे, ठीक है ना. या एक ऐसे समझे, हम वी प्ले कार्ड्स, ताश खेलते हैं, उसमें क्वीन है, क्यों सॉरी किंग है, क्वीन है और जे, ये होते हैं ना. तो किंग, क्वीन और जे, जैक गुलाम, ठीक है ना. एक गुलाम कभी भी सारे काम कर देगा, लेकिन वो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं होता. तो हम कह सकते हैं जैक ऑफ ट्रेड्स, ठीक है ना. भाई वी विल से दैट मोहन इज ए जैक ऑफ ट्रेड्स इन आवर फैमिली, ठीक है ना, यानी कि उसे सारे काम आते हैं लेकिन एक्सपर्ट नहीं है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? दैट बीइंग able to do all types of work but not expert, लेकिन वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है ना. ये ध्यान रखना, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. अब ये कई बार पॉजिटिव सेंस में भी लिया जा सकता है, नेगेटिव सेंस में लिया जा सकता है. अभी मैंने उसको काम दिया, क्या यार, ही इज ए जैक ऑफ ट्रेड्स, आपने उसको इतना इंपॉर्टेंट काम दे दिया, ठीक है ना, अब उसकी खाना पूर्ति कर देगा, ऐसे कर लाएगा, बस कर तो लाएगा, लेकिन वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, ठीक है ना. और ये ऐसा भी कह सकते हैं कि भी ये काम किसको दिया जाए, सर वी कैन गिव टू हिम, ही इज अ जैक ऑफ ट्रेड्स, वो सारे काम कर लेता है. कभी कभी पॉजिटिव सेंस में भी आता है इसका यूज, ठीक है, और नेगेटिव में भी. ओके. वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है ना, मून, अरे भाई ब्लू मून, ब्लू मून नहीं होता, मून तो हमें ज्यादातर व्हाइट दिखता है, या कभी कभी सर्दियों में इट लुक्स लाइक ए पेल. ब्लू मून, नीला चांद कभी कभी दिखाई देता है, मुझे तो, मैंने तो आज तक देखा नहीं, ठीक है ना. यानी कि वो चीज दैट वी कैन सी रेयरली, बड़ी दुर्लभ होती है ऐसी चीजें. कहते हैं ना, वैसे भी कहते हैं ना, भाई तुम तो क्या हो गए, ईद का चांद हो गए. ईद का चांद किसे कहते हैं? जो कभी कभी हमें मिल पाता है, जिससे हम हमारी मुलाकात कभी भी हो, बहुत कम हो पाती है, रेयरली. हु मीट्स अस रेयरली. तो वंस इन ए ब्लू मीन्स
दैट इज विच इज वेरी रेयरली, जो बड़ी मुश्किल से हमसे मिलता है, हमें दिखाई देता है, उसको बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून। एक बार ही मिले थे कभी, उसके बाद तो मिले ही नहीं, ठीक है ना। रेयरली, कभी कभी मिल गए तो क्या हुआ, तो यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं ईद का चांद, वंस इन ए ब्लू मून, रेयरली। फाइंडिंग ऑनेस्ट पीपल nowadays is like once in blue moon. Okay, तो इस तरीके से, तो these are the four. Coast and arm and leg very expensive, इनकी कीमत तो मैंने खो के पाई है। तो coast and arm and leg means very expensive. Under the weather, मौसम के नीचे आ गए, चपेट में आ गए, खांसी जुकाम हो गए, we are क्या, sick, we are not feeling well, unwell. Okay, jack of all trades, सारे ट्रेड जानता है जैक, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है। One who is not expert but can do all type of works. Once in the blue moon, once in the blue moon, चांद, कब, ईद का चांद हो गए तुम तो कभी कभी दिखाई देते हो, रेयरली, वंस, कभी कभी, चांद कभी कभी दिखाई देता है, ईद का चांद ना। To find something or meet something or get something very rarely. These are the four proverbs which you have learned right now. Take a screenshot of it बेटा, इसको लिख देते हैं वैसे, ठीक है ना। चांद, कैसा चांद, ईद का, ईद का चांद होना, ठीक है ना, जो हमें क्या दिखता है, कभी कभी दिखाई देता है। वंस, वंस का मतलब फिर हम कहेंगे कि रेयरली, बड़ी मुश्किल से। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा। Okay, now let's do the next 5 idioms. Okay, today we are going to do these 15. Okay, now see, bury the head check. Okay, bury, bury का मतलब क्या होता है बेटा, दफनाना, ठीक है ना। I have buried the pot somewhere in the field, मैंने उसको कहीं यहीं पर दफना दिया था। तो किस चीज को दफना दो, the head check। अब head check क्या होता है, see, head check का मतलब होता है a small x, a हेडसेट का मतलब बता रहा हूं बेटा, क्या होता है, ए स्मॉल एक्स, एक छोटी सी कुल्हाड़ी। कई बार इसका यूज हम एक खंजर या तलवार के रूप में भी कर देते हैं, लेकिन द एक्चुअल मीनिंग इज ए स्मॉल एक्स, बड़ी, दफना दो। भाई दो दुश्मन है, उन्होंने अपनी ये कुल्हाड़ियां रखी हुई है अपने पास, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। दो राजा महाराजा लगा लो, दो दोस्त लगा लो, दो इंसान लगा लो, वो हमेशा, ठीक है ना, बात बात पे कुल्हाड़ी निकाल लेते हैं, बात बात पे झगड़ा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमने उसे कहा कि नहीं नहीं, तुम क्या इनको बार बार निकालते हो, बड़ी, दफना दो इन कुल्हाड़ियों को, कहीं दफन कर दो, ये दुश्मनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। कुल्हाड़ी दबा दी, इसका मतलब दुश्मनी खत्म कर दी। तो इसका मतलब होता है बरी द हेडसेट मींस टू एंड, किस चीज का खत्म करना बेटा, टू एंड दी राइवलरी। भाई जो दुश्मनी है या जो हमारा जो झगड़ा है, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़ा, क्वेरल, ठीक है ना। जो हमारा डिस्प्यूट है, जो हमारी राइवलरी है, किसकी वजह से, लोग बार बार कोई ये एक्स निकाल लेते हो, इसको दफना दो मिट्टी में, ठीक है ना। तो बरी कर दो, बरी द हेडसेट, दफना दो दुश्मनी को, ठीक है ना, राइवलरी को। तो मींस टू एंड ए राइवलरी और टू एंड ए डिस्प्यूट। भी कुल्हाड़ी दबा दी तो लड़ाई झगड़ा कहां से होगा, गले मिल जाएंगे, ठीक है। तो बरी द हेडसेट का मतलब होता है बेटा to end the rivalry or dispute. Okay, the two men decided to bury the headset for their son and daughter. वे लड़के और लड़की के लिए, उनकी भलाई के लिए उन्होंने फैसला किया, they would bury the headset, अपनी पुरानी राइवलरी, अपनी पुरानी दुश्मनी को वो क्या कर देंगे, दफन कर देंगे, एंड कर देंगे। Okay, now next is a wild goose chase, ठीक है ना, wild, जंगली, ओके, गूज चेज, चेज का मतलब पीछा करना, ठीक है ना। एक वाइल्ड गूज है, जानवर है कोई भी, हम उसका पीछा कर रहे हैं, कभी वो झाड़ियों में छुप जाता है, ठीक है ना, कभी दूर भाग के चला जाता है, हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन क्या हम उसको पकड़ पा रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। वाइल्ड, बेकार का, चेज, चेज का मतलब पीछा करना, सर्च करना। तो यानी कि एक ऐसी चीज को सर्च करना, एक ऐसी चीज को ढूंढना, एक ऐसी चीज के पीछे पड़े रहना, दैट इज फ्रूटलेस, जिसका कोई हमें नतीजा नहीं निकलने वाला, फल नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे ए फ्रूटलेस सर्च, किसी चीज की ऐसी तलाश करना जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा ए वाइल्ड गूज चेज। हम किसी चीज के पीछे चेज कर रहे हैं,
ठीक है ना, पागलों की तरह, जंगलियों की तरह। क्या उसका नतीजा निकला? नहीं। तो उसको बोलते हैं बेटा ए वाइल्ड गूज चेज, ए फ्रूटलेस सर्च, द पुलिस वाज बिहाइंड द थीफ एंड इट प्रूव टू बी ए वाइल्ड गूज चेज। उन्हें मिला नहीं पकड़ पाए उसको, तो उसको बोलते हैं बेटा, क्योंकि फल तो निकला ही नहीं, रिजल्ट तो आया ही नहीं हमारी सर्च का, दैट इज ए वाइल्ड गूज चेज। नाउ द नेक्स्ट इज ए स्नेक इन द ग्रास। ठीक है भाई, आंखों की रोशनी कम हो गई हमारी, डॉक्टर ने कहा कि आप एक काम किया करो, घास में सुबह सुबह उठो। कहते हैं ना भी सूर्य नंगे पांव घास में चलने से थोड़ी ओसगिरी होती है, तो क्या करती है, हमारी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, हमारी आंखों की रोशनी ठीक रहती है। ठीक है, हम भाई साहब निकल पड़े भाई अपना घूमने के लिए। ठीक है, और उन्होंने ये तो देखा नहीं कि यहाँ एक सांप छुपा हुआ है, घास में एक सांप छुपा हुआ है। चले जा रहे हैं, ठीक है, तो सांप क्या करेगा? ठीक है, काट लेगा। ठीक है ना, तो यानी कि हमें घास में, हम चले जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, अभी ऐसे घास में कहां सांप मिलेगा, छोटा सा सांप छुपा बैठा था, यानी कि छुपा बैठा था, हिडन। ठीक है ना, और हमारा दुश्मन है, काट लिया हमें, तो यानी कि स्नेक इन द ग्रास का मतलब घास में छुपा हुआ एक स्नेक है, और स्नेक रेफर्स टू ए एनिमी, है ना। तो कैसा एनिमी? हिडन। कैसा एनिमी? हिडन, एक छुपा हुआ। ठीक है ना, हमारे यहाँ सांप छुपा हुआ है घास में, ठीक है ना, तो बच के जाना, देख के जाना, कभी काट ले। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ए हिडन एनिमी। ठीक है, समझ गए? तो स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप दिखाई नहीं दिया, छुपा हुआ था, हमारा दुश्मन वहीं छुपा हुआ था, हमें दिखाई नहीं दिया। कहते हैं ना, ही इज लाइक ए स्नेक इन द ग्रास। ठीक है ना भाई, एक ग्रुप है हमारे दोस्तों का, और उसमें एक ऐसा निकल जाए जो धोखा दे जाए, तो वी कैन से ही वाज ए हिडन एनिमी, ही प्रूव्ड टू बी ए स्नेक इन द ग्रास। एप्पल ऑफ एन आई, और अगला भी एप्पल से रिलेटेड है भाई। ठीक है ना, एप्पल। ठीक है, ओ सॉरी, मैं पता नहीं क्या बना देता हूं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू मेक एन एप्पल। ठीक है, चलो बन गया भाई। यहां से थोड़ा सा इसको खा लिया, ये तो बहुत महंगा हो गया भाई, नहीं हमें इतना महंगा एप्पल नहीं चाहिए, हम सिंपली बना लेते हैं। ठीक है, दोनों हमारी जो इडियम्स हैं वो एप्पल से रिलेटेड है, एप्पल ऑफ एन आई। ठीक है, तो देखो कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना, एप्पल ऑफ एन आई, आंख का सेब। आंख का सेब नहीं होता ना, आंख का तो तारा होता है, आंख का तारा यानी कि बड़ा प्यारा इंसान। ठीक है, तो हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे स्टार ऑफ एन आई। ठीक है ना, इट्स एन एप्पल ऑफ एन आई, तभी तो कहा था ना इडियम्स वो होती हैं, ठीक है ना, जो अलग मीनिंग देती है। तो एप्पल ऑफ एन आई की जगह हम कर लेते हैं स्टार ऑफ एन आई, है ना। आंख का तो तारा होता है, एप्पल थोड़ी होता है, आंख का तारा यानी कि बड़ा प्यारा, आंख का तारा बड़ा प्यारा। ठीक है ना, तो मीन्स वन हु इज वेरी डियर, जो बड़ा प्यारा है, बड़ा ही हमारे क्लोज है, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ एन आई। रमेश इज एन एप्पल ऑफ एन आई फॉर हर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादा दादी का वो आंख का तारा है। चलिए अगला, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जब ये वर्ड कहीं पर आ जाता है अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है बेटा। ठीक है ना, ऑनर डिसऑनर, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, ओके, तो नेगेटिव सेंस में चला जाता है। कॉर्ड का मतलब हार्ट। ठीक है ना, दिल में नेगेटिवनेस आ जाना, अगर हमारे दिल में आपस में खटाई आ गई, नेगेटिवनेस आ गई, तो झगड़ा हो जाएगा, है ना, झगड़ा हो जाएगा। तो झगड़े का एप्पल, अब झगड़े का एप्पल थोड़ी होता है, झगड़े का तो कारण होता है, रीजन होता है, तो यानी कि रीजन ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। ठीक है ना, एप्पल। अच्छा एक देखो, बाइबल में एक वो थी, ठीक है ना, एक पेड़ था हेवन में, स्वर्ग में, ठीक है ना, उस पर क्या लगते थे? एप्पल लगते थे उस पर। ठीक है ना, और हमारे दो कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, एडम एंड ईव। अब जो ईव थी, ठीक है ना, उसने एडम को कहा ये हमारे पहले, ठीक है ना, हमारे पृथ्वी पर आने वाले को पहले इंसान माना जाता है, पर ये पहले स्वर्ग में थे। ठीक है ना, और वहां पर एक पेड़ था, ठीक है ना, जिस पर मनाही थी कि भाई यहाँ का फल तोड़ के नहीं खाना, जैसे महाभारत में था ना, ठीक है ना, द एन्चेंटेड पूल, तालाब, जिसका पानी नहीं पीना, पानी पी लिया तो हैप्पी बर्थडे। ठीक है, जब तक यक्ष के सवालों का जवाब नहीं दोगे पानी नहीं पीना है। ठीक है, सिमिलरली इसके फल नहीं खाने भी, फल तोड़ने भी नहीं है, खाने तो दूर की बात है, तोड़ना भी नहीं है। लेकिन ईव ने कहा एडम को कि मुझे तो फल खाना है, मुझे तो सेब ला के दो।
ठीक है ना। तो है ना, डेनलाज ने कहा तो मानना पड़ेगा वही, ठीक है ना। तो डेनलाज यानी कि ईव ने बोल दिया कि लेके आओ, एडम चले गए भाई साहब, तोड़ लाए, ठीक है ना। जैसे ही तोड़ा हो जाता ना, जैसे परशुराम ने राम ने धनुष तोड़ा, आगे परशुराम सब कुछ हिलने लगा, हाँ भाई किसने किया ये, तो ऐसे ही आगे देवता किसने किया, एडम ने कहा, इस नालायक ने कहा था, ठीक है, मैं इसके लिए तोड़ लाए, चलो यहाँ से निकलो, यू कांट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते, मना किया था नहीं तोड़ना, तोड़ लाए, चलो उनको भेज दिया मृत्यु लोक, पृथ्वी पर, वहां जाओ। अब एडम और ईव लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये एप्पल की वजह से देयर इज ए रीजन ऑफ डिस्प्यूट, देयर इज ए कॉज ऑफ डिस्प्यूट, उनके दिलों में एक क्या आ गई, दरार आ गई, झगड़ा करते रहते हैं, और खा लो एप्पल, मना किया था नहीं तोड़ना इसका, नहीं मुझे तो इसी पेड़ का एप्पल खाना है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब एक एप्पल ऑफ डिस्प्यूट, ए रीजन ऑफ डिस्प्यूट। आगे बात समझ में बेटा। तो दीज वर द सम इडियम्स दैट वी हैव डन बाय द हेड चेक। हेड चेक को याद कर लो, हेड चेक, चट 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 चट, दफना दो इस चट चट को, ठीक है ना, इस कुल्हाड़ी को दफना दो, इस दुश्मनी को खत्म कर दो, एंड द राइवलरी, एंड द डिस्प्यूट, दफना दो, बरी कर दो। ए वाइल्ड गूज चीज, ऐसा चीज, ऐसी चीज के हम पीछे लगे हुए चेज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारे हाथ नहीं आने, ठीक है ना, हम ऐसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं जिसको कोई फल नहीं मिलने वाला, फ्रूटलेस सर्च एंड ए वाइल्ड गूज चीज। स्नेक इन द ग्रास, ये तो इजी वैसे भी समझ लेते हैं भाई, हाँ घास में सांप छुपा हुआ है, दुश्मन है, काट लेगा, दूर रहो, ठीक है ना, ए हिडन एनिमी, ठीक है ना, स्नेक इन द ग्रास, ए हिडन एनिमी। एप्पल ऑफ एन आई, आंख का तारा, आंख का सेब नहीं, आंख का तारा, ठीक है ना। तो एप्पल ऑफ एन आई का मतलब वेरी डियर वन, जो हमारे बहुत ही दिल के करीब होता है, प्यारा इंसान होता है, ठीक है ना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मींस झगड़े की जड़, ठीक है ना, ये एप्पल है जो सारी कहानी मैंने बताई, यानी कि ए रीजन फॉर द, ए कॉज फॉर द डिस्प्यूट, ए कॉज फॉर द क्वेरल, ठीक है। तो दीज आर द इडियम्स। आपको समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाहता हूं कि इडियम्स को कैसे यूज करना है, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में, ठीक है, इजी हो जाएगा बिल्कुल, जब आप इनको एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे, आपको साफ 4 ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा, हाँ इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना, इसका मीनिंग ये होना चाहिए। तो दीज आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है ना, इन सभी 15 को आप लिखिए, रिवाइज कीजिए, और देखो रिवीजन कैसे होता है बेटा, जब आप किसी दूसरे इंसान को समझाते हो, ठीक है, मैंने समझा दिया, आपको लगाओ इतने आसान है, समझ में आ गए, लेकिन अगर यही कोशिश आप अपने किसी छोटे भाई बहन को, आओ भाई आज तुम्हें मैं 2-3 इडियम्स कराता हूँ, सुनो इसका मीनिंग ये होता है, आपने उसको पढ़ाया, बताया, आपकी नॉलेज बढ़ी, उसकी नॉलेज बढ़ी, ठीक है, उसको थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन जब आपने उसको समझाया ना, क्योंकि आपने पहले समझ चुके थे, अब दोबारा बार उसको समझा रहे हो, तो आपकी नॉलेज तो परमानेंट होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कहते हैं, ठीक है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप 2 चीजें करो, एक तो टीचर को ध्यान से सुनो, जैसे अब आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, ये एग्जाम्पल ऐसे याद रहेंगे, ठीक है ना, तो आपको चीज याद होगी, समझ में आ गया, कुछ दिन याद रहेगी, लेकिन कुछ दिन रहेगी याद अगर आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की तो। आपने इन चीजों को लिख के देना, कितने हैं, 15 सेंटेंस नहीं है, 15 फ्रेजेस हैं, 4-4, 5-5 वर्ड है, 3 आई थिंक, 4-5 तो किसी ने, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4-5, ठीक है ना। तो यही वर्ड्स हैं, आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट। एक बार इनको फटाफट लिखो, फिर इनको देखो, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग, ओह ये नहीं आ रहा समझ में, एक बार दोबारा देखता हूँ, उसको आप दोबारा समझो, आ गई चीज समझ में। बट ए स्टूडेंट शुड डू 2 थिंग्स, फर्स्ट लिसन टू द टीचर केयरफुली, बैठ जाओ आप, ध्यान से सुनो, हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, आप उसको ध्यान से सुनो। जब आपने ध्यान से सुन लिया, घर जाओ, उसको अपनी राइटिंग में, अपने वर्ड्स में लिख के देखो कि यार सर ने मुझे ये समझाया, रफली लिखो, बनाते जाओ, हाँ डायग्राम ऐसे, इसी तरीके से आप डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, उसको समझो, ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आपको चीजें जल्दी याद होने लग जाएंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस 15 idioms. In the next video we are going to do the next 15. Take a screenshot of it, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।